वेलकम टू शुभ क्लासेस। मैं वृंद सर। आज आप लोगों को प्रैक्टिस सीरीज 5 कराने वाला हूं। तो जो ये ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रही है, आज की सीरीज सेशन में हम लोग 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं। मैं पहले से बता दे रहा हूँ कितने क्वेश्चन लेकर आया गया है आज। 30 क्वेश्चन, ठीक है साथियों। अब 30 क्वेश्चन में आप अगर 25 प्लस कर ले जाते हैं तो ये मानिएगा कि आपकी तैयारी चल रही है ना। आपकी तैयारी चल रही है और अच्छी चल रही है, भाई मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कहीं इस तरह से मिलेंगे नहीं। जो कॉन्सेप्ट पढ़ के रखे होंगे वही ऐसे क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपको फंसाने वाले हैं। तो बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक, चलिए तो शुरुआत करते हैं। और सेशन को आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जो भाई बहन फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो सेशन को सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, मुद्रा बाजार के उपकरण हैं। आपको ये बताना है कि मुद्रा बाजार के उपकरण क्या हैं। तो बाजार कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक मुद्रा बाजार और एक पूंजी बाजार, ठीक है। तो मुद्रा बाजार वह बाजार होता है जहां पर अल्पकालीन शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ का लेन देन होता है। और कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शन ओनली लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़। यहाँ पर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ का ट्रांजैक्शंस हो रहा हो, सब क्या होते हैं भाई? कैपिटल मार्केट होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है मुद्रा बाजार, खजाना बिल यानी ट्रेजरी बिल आप सुने होंगे, मांग मुद्रा यानी डिपॉजिट मनी, डिमांड मनी, ट्रेड बिल, ऑल ऑफ दिस। तो आपको इसमें क्या जवाब देना चाहेंगे, इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए। मांग मुद्रा बाजार में हम इन सभी को इंक्लूड करते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है खजाना बिल 14 दिन, 90 दिन, 364 दिन और 182 दिन के होते हैं। 90 दिन का नहीं होता, 91 दिन का होता है दोस्त, ठीक है। तो ये अल्पकाल का होता है। और डिमांड मनी 1 दिन के लिए होती है, आपको पता ही है प्रायः। और ट्रेडिंग बिल 3 महीने के से लेकर 12 महीने के बीच का होता है। तो ये अल्पकाल के हैं, इसलिए इसको हम कहाँ रखेंगे? मनी मार्केट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग पहले जवाब दीजिएगा। मांग मुद्रा की अवधि होती है, चलिए आप लोग बताइए। मैंने कहा आज आपके 25 प्लस अगर होते हैं दोस्त, तो जितने लोग चैनल पर विजिट करेंगे वो मुझे ज़रूर बताएंगे हाँ सर मेरा 25 प्लस हुआ है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट बताइएगा, मांग मुद्रा डिमांड मनी की अवधि क्या होती है? 14 डेज, 2 डेज, 1 डेज, 122 डेज। अभी जस्ट मैंने बताया था। तो डिमांड मनी की अवधि क्या होती है? 1 डेज की होती है, 1 दिन की होती है, ठीक है। नेक्स्ट, संगठित मुद्रा बाजार में शामिल किया जाता है, बताओ। देशी बैंकर को, चिटफंड को, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को, इनमें से कोई नहीं। किसे शामिल करेंगे? तो मुद्रा बाजार 2 प्रकार का होता है, एक संगठित मुद्रा बाजार और असंगठित मुद्रा बाजार। तो आपको पता है पहले देशी बैंकर हुआ करते थे, चिटफंड हुआ करती थी। तो देशी बैंकर, चिटफंड वगैरह इनका कोई विशेष स्थान रोल नहीं होता था, कि कोई विशेष नियम कानून नहीं होता था, इसलिए ये असंगठित मुद्रा बाजार में आएंगी। लेकिन सार्वजनिक जितनी भी बैंक हैं, जैसे SBI हो गया, BOB हो गया, पंजाब हो गया, इनसे अपना एक रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, इसलिए क्या कहलाएंगी? संगठित मुद्रा बाजार। तो ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर। आप लोग सही किए या नहीं किए इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट, मुद्रा बाजार के उपकरणों की तरलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तरलता के क्रम में व्यवस्थित करना, इसका मतलब है कि कौन सी ऐसे उपकरण हैं जिनको कम से कम समय में शोधनीय है, मतलब देनदार हैं। तो बताइएगा, डिमांड मनी अभी जस्ट मैंने बताया था, डिमांड मनी 1 डे के लिए होता है। वाणिज्य पत्र ये 3 मंथ से 12 मंथ के लिए होता है। और व्यापारिक बिल, तो वाणिज्य पत्र और व्यापारिक बिल
व्यापारिक बिल मतलब आप जान ही रहे हैं कौन से बिल की बात कर रहा है। जैसे आप मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह, ये इसकी जो परिपक्वता डेट होती है 90 डेज होती है। खजाना बिल 14 दिन से शुरू होता है, 14 दिन, 91, 1 to 82 और 364 का होता है, 4 प्रकार का होता है। तो सरकार के कहने पर आरबीआई इशू करती है। और जमा प्रमाण पत्र ये कितने दिन का होता है, ये भी 12 माह का होता है। ठीक, अब 1 हो गया, 3 से 12 हो गया तो 3 माह। अब आप लोग देख रहे 3 माह में भाई 90 दिन से ज़्यादा हो सकते हैं। तो पहले पे क्या होगा, मांग मुद्रा। तो पहले पे मांग मुद्रा तो है 2 ऑप्शन, यानी कि बी कट गया, डी कट गया और बी कट गया, बचा ए और सी। ए और सी में देखिएगा 90 डेज का क्या होता है, व्यापारिक बिल है ना। खजाना बिल कम से कम 40 डेज का होता है। तो जहाँ पर 4 ऑप्शन होगा, 1 के बाद 4 होगा, 1 के बाद 4 होगा खजाना बिल, वो आपका राइट होगा। तो 1 के बाद 4 यहाँ पहले में है, यहाँ 1 के बाद 2 है, इसका मतलब सी भी कट गया। तो राइट आंसर क्या मिलेगा, ए। ठीक है, अब आप लोग क्रम से बैठा लीजिएगा। नेक्स्ट मैंने बता दिया कितने कितने समय की मैच्योरिटी डेट किसकी होती है, मैंने बता दिया। ठीक है, इसे क्रम में सेट कर लेना। चलो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। प्राथमिक पूंजी बाजार में नई प्रतिभूतियों के निर्गमन के समय मूल्य का निर्धारण किया जाता है। पढ़े होंगे आप लोग कि जब आप प्राथमिक पूंजी बाजार वह बाजार होता है जिसमें प्रतिभूतियां फर्स्ट टाइम इशू की गई होती हैं। तो उस टाइम पर प्रतिभूतियों का जो मूल्य होता है निर्गमन के समय निर्धारित करना क्या कहलाता है, आईपीओ, एफपीओ या दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इनिशियल पब्लिक ऑफर, फॉलोअप पब्लिक ऑफर। तो जो इनिशियल पब्लिक ऑफर है ये इनिशियल यानी फर्स्ट टाइम, और जो फॉलोअप सेकंड टाइम। अगर बात करेगा प्राथमिक पूंजी बाजार में तो वो कहलाएगा आईपीओ। अगर बात करेगा द्वितीयक पूंजी बाजार में तो वो कहलाएगा एफपीओ। मेरी बात समझिएगा। अगर यही प्राथमिक पूंजी बाजार के स्थान पे क्या लिख दी, द्वितीयक पूंजी बाजार, सेकेंडरी कैपिटल मार्केट, तो एफपीओ हो जाएगा। अगर प्राइमरी का है तो आईपीओ होगा। राइट, चलिए नेक्स्ट। से ज़्यादा आप डिटेल क्लास चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं आपको डिटेल क्लास भी लगा दूंगा। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से पूंजी बाजार का कार्य है। तो पूंजी बाजार का क्या कार्य है, प्रतिभूतियों को तरलता। तो तरलता तो आप जानते हैं मुद्रा मार्केट, मनी मार्केट देती है। प्रतिभूतियों का मूल्य प्रदान करना, मनी मार्केट की बात की गई है। दीर्घकालीन व अल्पकालीन कोषों की व्यवस्था करना तो आएगा, लेकिन यहाँ दीर्घ और अल्प दोनों की बात किया है, ये भी मनी मार्केट में हो जाएगा। लेकिन जब कहेगा केवल दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना, तो ये क्या हो जाएगा दोस्त, पूंजी बाजार का कार्य हो जाएगा। तो राइट आंसर डी। नेक्स्ट, निम्न संगठनात्मक ढांचों में से बुनियादी ढांचा कौन सा है, लाइन स्टाफ, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, कमेटी ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। तो आप बताएंगे कि जो बुनियादी ढांचा है वो रेखा संगठन माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, समान व्यक्तियों के समूह द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति, लक्षणों नहीं होगा ये, यहाँ पर लक्ष्यों की प्राप्ति होगा, सही कर लेना। लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों को ही संगठन कहते हैं। यह कथन किसने कहा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अब नोट कर लेना। इस परिभाषा को पूछा जाने वाला है। यह परिभाषा मैकफॉरलैंड ने कहा है, प्रोफेसर हैनी ने कहा है, स्प्रेगल महोदय ने कहा या हेनरी फ्योल ने। तो आप जवाब देना जरा, क्या देना चाह रहे हो। तो हम तो भाई ए देंगे। क्या किसने कहा, मैकफॉरलैंड ने। नेक्स्ट, चलिए, जॉबर के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। जॉबर कौन होता है, दो होते हैं, एक जॉबर होता है और एक इसके साथ दलाल होता है, ये ब्रोकरेज होता है। ठीक है, जॉबर वह व्यक्ति होता है जो स्वयं के लिए माल का क्रय विक्रय करते हैं। ठीक है, जॉबर वह व्यक्ति होते हैं
जो स्वयं के लिए माल को क्रय करने बेच रहे हैं, ठीक है। लेकिन दलाल वो होते हैं जो दूसरों के लिए करते हैं। जैसे हम हम हैं और कोई मेरा दूसरा पर्सन है, थर्ड पर्सन क्या कर रहा है, हम दोनों में लेन देन करवा रहा है, तो वो स्वयं के लिए नहीं कर रहा बल्कि दूसरों के लिए कर रहा है, तो वो क्या होगा, दलाल होगा, कर भी दलाली कर रहे हो ना। लेकिन जो जॉबर होता है वो स्वयं के लिए करता है। अब आपको बात समझ में, तो यहाँ जॉबर के संबंध बताना है, वह जो स्वयं के लिए माल का क्रय विक्रय करते हैं, बिल्कुल सही है जॉबर के लिए। वह जो दूसरों के लिए क्रय विक्रय करते हैं, दूसरों के लिए करने वाला दलाल होता है, ब्रोकरेज होता है, लेकिन स्वयं के लिए करने वाला जॉबर होता है। तो राइट आंसर केवल एक सही होगा। तो एक सही है परंतु दो गलत है, यही आपका सही है। पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है। नेक्स्ट, अगर आप लोग को पीडीएफ चाहते हैं, क्वेश्चन की लग रहे हैं लेवल अच्छे हैं सर, पीडीएफ अगर मिल जाता तो हम लोग रिवीजन करते रहते हैं। तो मेरा नंबर है 7985771247 पर आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो मैं मिलूँगा, अपना नाम कोर्स का नाम लिख के भेजेंगे, मैं आपको पीडीएफ जरूर दे दूँगा, ठीक है दोस्त। चलिए, वह व्यक्ति जो प्रतिभूतियों के मूल्य, देखना, वह व्यक्ति जो प्रतिभूतियों के मूल्य में वृद्धि की उम्मीद से प्रतिभूतियों के क्रय का वायदा करता है। मतलब जो व्यक्ति बैठा रहता है कि मूल्य में वृद्धि होगी तब उसको हम क्रय करके बेचेंगे, तो उसकी क्या बोलेंगे, जो वृद्धि की बात करके रखते बैठता है उसको हम मंदड़िया कहते हैं, तेजड़िया कहते हैं, या दलाल कहते हैं, या जॉबर कहते हैं। तो ऐसे जो यहाँ ध्यान देना, क्रय की उम्मीद से वृद्धि को लेकर क्रय के वायदा करता है, वृद्धि की उम्मीद करता है, उसे तेजड़िया बोलते हैं। और जो यहाँ पर कमी की बात करेगा, कमी की उम्मीद रखेगा, यहाँ विक्रय का वादा करेगा। विक्रय क्या होगा, विक्रय, है ना, विक्रय सेल, ठीक है, विक्रय का वादा करता है, तो क्या कहलाता है, तेजड़िया, मंदड़िया कहलाता है। तो यहाँ पर उम्मीद किसकी की जा रही है, वृद्धि की, वादा किसका किया जा रहा है, क्रय का, तो ये तेजड़िया होगा। और यहाँ अगर कमी की उम्मीद की जाती और विक्रय का वादा किया जाता तो मंदड़िया हो जाता। तो राइट आंसर क्या होगा साथियों, तेजड़िया, यानी कि बी इसका करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट 11, विपणन मिश्रण मैकार्थी ने दिया है 1960 में। 4P के सिद्धांत में P का मान गलत है, तो 4P में का सिद्धांत दिए थे, प्रोडक्ट, प्राइस, पब्लिक, प्रमोशन। तो आप लोग बताएंगे क्या गलत है। प्रोडक्ट तो सही है, प्राइस भी सही है, प्रमोशन भी सही है, लेकिन पब्लिक नहीं बताया है। पब्लिक के स्थान पे प्लेस होना चाहिए, क्या होना चाहिए, प्लेस होना चाहिए, ठीक है। तो करेक्ट जवाब से 12 देखिएगा, जब विक्रेता द्वारा भावी क्रेता को वस्तु खरीदने हेतु व्यक्तिगत रूप से प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जाता है तो यह कहलाती है। तो ध्यान देना है, क्या ये पर्सनल सेल कहलाएगी, या सेल्स आर्ट कहलाएगी, विक्रय कला कहलाएगी, या विक्रय संवर्धन कहलाएगा, या बाजार कला कहलाएगी। तो ध्यान देना है। अब आपको बड़ा कन्फ्यूजन होगा कि इसका क्या जवाब होना चाहिए, तो सबका मतलब समझ में आना चाहिए, ठीक है। व्यक्तिगत विक्रय वो होता है जब किसी वस्तु को सबसे महंगा में आप बेचना चाहते हैं, जल्दी व्यक्तिगत विक्रय करना चाहते हैं, जिसमें क्रेता और विक्रेता दोनों क्या होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से आमने सामने होकर क्रय विक्रय करते हैं, तो वो क्या होता है, पर्सनल सेल होता है। तो यहाँ पर तो ऐसा कहा नहीं है, यहाँ तो कह रहा है जब विक्रेता द्वारा भावी क्रेता को वस्तु को खरीदने हेतु, तो भविष्य में वस्तु को खरीदने की बात की जा रही है, तो ये तो गलत हो गया। विक्रय कला क्या होता है, तो विक्रय कला वह कला होती है जिसमें कोई विक्रेता भविष्य में किसी विक्रेता को माल बेचने के लिए व्यक्तिगत रूप से प्रेरित करता है, प्रोत्साहित करता है, तो उसकी क्या कहलाती है, विक्रय कला कहलाती है। राइट आंसर क्या मिल गया, सी। अच्छा, विक्रय संवर्धन को जान लीजिए। विक्रय संवर्धन यानी सेल्स प्रमोशन, जैसे कि डिस्काउंट देकर, डिस्काउंट की आशा दे दीजिए, कटौती की आशा दे दीजिए, उत्पाद संयोग की आशा दे दीजिए, प्रतियोगिता बढ़ने की आशा दे दीजिए, वापसी करने की आशा दे दीजिए, या कोई अतिरिक्त उपहार उसके साथ दे दीजिए, 1/get 2 का ऑफर दे दीजिए। तो ये सब जो ऑफर्स होते हैं
हैं वो क्या होते हैं, सेल्स प्रमोशन के होते हैं, राइट। बाजार कला तो सब में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए 13 देखिए, उद्यमिता की विशेषताएं हैं जोखिम वहन करना, नव प्रवर्तन का कार्य करना, सृजनात्मक क्रिया करना, उपरोक्त सभी। तो आपको पता है उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट, उद्यमिता विकास में इच्छा एवं सामर्थ्य को निर्धारित करने वाले तत्व कौन से हैं। तो उद्यमिता विकास में यानी जो एंटरप्रेन्योर व्यक्ति है वो अपनी इच्छा और सामर्थ्य मतलब शक्ति में को निर्धारित करता है। तो अगर उसकी इच्छा कैसे बढ़ेगी, शक्ति उसको करने के लिए कैसे बढ़ेगी, तो उसको जब प्रेरणा मिलेगी, उसका जो दृष्टिकोण अच्छा होगा, उसका वस्तु का मूल्य अच्छा होगा, प्रेरित होगा, सही दिशा में जाने के लिए सोचेगा और उसका जो कार्य करेगा उसके जो मूल्य है वो समाज के प्रति, व्यवस्था के प्रति, अर्थव्यवस्था के प्रति अच्छा होगा, तब वो क्या होता है, प्रेरित होता है, ठीक है। इच्छा और सामर्थ्य, तो इसमें आप कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट, इसका जवाब दीजिए। एक सफल उद्यमी के पास कैश के स्थान पर कैश होना अति आवश्यक है। तो कैश के स्थान पे कैश की बात कर रहा है, तो इसमें जो ए शब्द है इसका क्या संदर्भ है, एटीट्यूड, एप्लीकेशन, एडवांटेज, नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पर कैश का मतलब क्या हो जाएगा, एटीट्यूड हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, एटीट्यूड हो जाएगा। क्लियर, समझ में आई बात, एटीट्यूड, ठीक है। नेक्स्ट, स्टार्टअप इंडिया योजना बताएंगे, स्टार्टअप इंडिया योजना कब चलाई गई। अगर आप कैश का फुल फॉर्म लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, है ना। के का मतलब नॉलेज होता है, ए का मतलब एप्टीट्यूड होता है, एस का मतलब स्किल होता है और एच का मतलब हैबिट्स होता है, ठीक है। चलिए बताइए, स्टार्टअप इंडिया योजना 2015 में शुरू की गई। नेक्स्ट, नियुक्तिकरण की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं। अब आप लोग को बताना है कि नियुक्तिकरण की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं, 3, 4, 5 जो भी दिया गया ऑप्शन में। तो राइट आंसर क्या होगा साथियों, 5 होगा इसका राइट आंसर। कौन कौन होता है, सबसे पहले आपको पता है कि रिक्वायरमेंट होगी, है ना, रिक्वायरमेंट होगी, उसके बाद उसकी रिक्रूटमेंट होगी, भर्ती होगी, और उसके बाद उसका सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन होने के बाद ओरिएंटेशन एंड सब्स्टिट्यूशन यानी कि उसको वहाँ के लोगों से मिलाया जाएगा, पद दिखाया जाएगा, और लास्ट में उसको क्या दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी। ये 5 चरण इसके होते हैं। नेक्स्ट 18 पर आ जाइए, नौसिखुआ प्रशिक्षण विधि किस विधि के अंतर्गत आती है। तो कार्य पर प्रशिक्षण विधि, कार्य से परे, संयुक्त या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है नौसिखुआ प्रशिक्षण कार्य पर प्रशिक्षण कहलाता है, ठीक। भाई काम करते रहते हैं लोग, कहते हैं क्या नौसिखुआ हो, उसको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कहते हैं मैं नौसिखुआ हूँ, उसके बाद वो कार्य पूरा भी जानता नहीं है बल्कि प्रशिक्षण ले रहा है, ट्रेनिंग पर है। निम्न में निर्देशन का तत्व नहीं है, सुपरविजन तत्व माना जाता है, कम्युनिकेशन ये भी माना जाएगा, मोटिवेशन ये भी माना जाएगा, लेकिन डिसीजन नहीं है। यानी राइट आंसर क्या आ गया, डी। बल्कि यहाँ क्या होना चाहिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि निर्देशन का चौथा तत्व कौन सा है। 4 तत्व है ना, चौथा तत्व आप लोग कमेंट में तुरंत बता दीजिए। नेक्स्ट, प्रबंध का मूल किसे कहा जाता है, प्रेरणा को, समन्वय को, नियोजन को, नियंत्रण को। गलत करोगे इसको श्योर है, लेकिन मैं इसका जवाब बताता हूँ कि अभी प्रेरणा को क्या कहते हैं, प्रबंध का मूल कहते हैं। नेक्स्ट है 21, संप्रेषण को प्रशासकीय संगठन की रक्त धारा किसने कहा है। संप्रेषण को प्रशासकीय संगठन की रक्त धारा मिलेट महोदय ने कहा है, ऑटवे टीड महोदय ने कहा है, अर्नेस्ट डेल महोदय ने, या जॉर्ज टेरी ने। तो इसको मिलेट महोदय ने कहा है, ध्यान देना इसको, क्या कौन कहा है, मिलेट महोदय ने कहा है। नेक्स्ट, कथन जरूर याद करके रखिएगा साथियों, ये क्लास कॉमर्स वाले के लिए ओनली टीजीटी है ना, और पीजीटी के लिए है, चाहे जो एग्ज़ाम देना चाहें, चाहे आरपीएससी का दे रहे हों, राजस्थान का, दिल्ली का, या झारखंड का, या किसी भी राज्य का देना चाहेंगे, आपके लिए पर्याप्त क्वेश्चन है। नेक्स्ट 22, संप्रेषण प्रक्रिया का सही क्रम बताएं।
सबसे पहले क्या होना चाहिए संप्रेषण में? संप्रेषण, सूचना, माध्यम, प्राप्तकर्ता, प्रतिपुष्टि, है ना। क्या होना चाहिए? संप्रेषण होना चाहिए, उसके बाद सूचना होना चाहिए। संप्रेषण का मतलब संप्रेषक, है ना। माध्यम होना चाहिए, प्राप्तकर्ता और प्रतिपुष्टि। राइट आंसर पहला मिल गया, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, नेक्स्ट। हाव भाव, नेत्रों के इशारे, सिर हिलाना, मुस्कुराना आदि किस प्रकार के संप्रेषण के माध्यम हैं? औपचारिक, तो औपचारिक में तो ऐसा होता नहीं है, बिल्कुल गलत है। गोलाकार में नहीं होता है, समतल में भी नहीं होता है, बल्कि अंगूरी लता संप्रेषण में होता है, जो अनौपचारिक संप्रेषण माना जाता है। नियंत्रण की कुंजी निहित होती है। कंट्रोलिंग की बात कहाँ से शुरू होती है? यानी ऐसी कोई कुंजी खुलेगी, कुंजी से ताला खुलेगा जब कंट्रोलिंग का कार्य शुरू होगा। कब? जब नियोजन होगा, जब केंद्रीकरण होगा, अधिकार होंगे या भरार्पण होगा। तो ध्यान देना, नियंत्रण की कुंजी वैसे लोग बताएंगे नियोजन से होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे अंतर्निहित होते हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट जवाब होगा, इससे भी बेहतर होगा साथियों, भरार्पण होगा। भरार्पण कैसे होगा? जैसे मान लो मिस्टर ए क्या है, बॉस हैं, A1 A2 A3, है ना, ये सब इसके इम्प्लॉई हैं। ये इन पर कंट्रोलिंग कब करेंगे? जब अपना इम्प्लॉई बनाएंगे, यानी कि अपने कार्य का अधिकार दे देंगे। जब अपने कार्यों का अधिकार अधीनस्थ कर्मचारियों को दे दिया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? भारार्पण, डेलीगेशन बोलते हैं। जब अधिकार इनके पास आ जाएगा तब ये उसका दुरुपयोग ना करें, तुरंत इस पर क्या करेगा? कंट्रोलिंग करने की बात करेगा। ठीक है, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट 25 में प्रबंधक का प्राथमिक कार्य, इसको तो गलत करके रहोगे, आप लोग के लिए प्रश्न में छोड़ रहा हूँ, इसके जवाब आप लोग देखिएगा। निम्न में प्रबंधक का प्राथमिक कार्य होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, यानी नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण। ठीक है। 26 प्रमाणन अंकेक्षण का सार है, सर नहीं सार है, एसेंस है। यह कथन किसने कहा है? डॉक्टर डी पॉला ने, आर.बी. बोस ने, बॉटली बॉय ने, नन ऑफ दिस। तो आर.बी. बोस ने कहा है। किसने कहा है? आर.बी. बोस ने कहा है। डी पॉला ने क्या कहा है कि बैकबोन ऑफ बाउचिंग, प्रमाणन अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी है। ये कौन कहा है? डी पॉला ने कहा है। उन्होंने कहा है प्रमाणन अंकेक्षण का सार है। ठीक, नेक्स्ट। क्रय के आदेश की प्रतियां प्रमाणक हैं, बताओ। जो क्रय का आदेश मूल प्रमाणक है, गौड़ प्रमाणक है, या दोनों है? इनमें से कोई नहीं। तो क्रय तो नहीं हुआ, लेकिन आदेश दिया गया, तो इसका तो विशेष लेखा होता नहीं, इसलिए इसको हम किस में रखते हैं? गौड़ में रखते हैं। किसमें रखेंगे? गौड़ में। ठीक है। कैश रिसिप्ट वगैरह जो होती है वो प्राइमरी में रखा जाता है, प्राथमिक में। नेक्स्ट, सरकारी कंपनी की स्थिति में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति किस धारा में की जाती है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगर सरकारी कंपनी है, उसमें प्राथमिक अंकेक्षक की नियुक्ति कर रहे हैं, तो आपको पता है नियुक्ति के संबंध में 139 है, लेकिन कंपनियां 4 सेक्टर में बढ़ जाती हैं, 2 सेक्टर में, एक सरकारी, एक गैर सरकारी। और सरकारी में प्रथम अंकेक्षक होते हैं और गैर सरकारी में प्रथम। और उसके बाद सरकारी में सब्स्टिट्यूट होते हैं, बाद का अंकेक्षक, और गैर सरकारी में होता है। तो यहाँ पर सरकारी में प्रथम की बात कर रहा है। तो सरकारी कंपनी में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति धारा 139(7) में होती है। अगर मैं आपसे पूछूं गैर सरकारी में किससे होती है, तो गैर सरकारी में धारा 139(6) में होती है, प्रथम अंकेक्षक में होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि सरकारी कंपनी में बाद के अंकेक्षक की नियुक्ति किस धारा में की जाती है, हम पूछ रहे हैं 139(1) होगा या 139(5) होगा। अगर 139(1) होगा तो ये गैर सरकारी कंपनी के लिए हो जाएगा, गैर सरकारी कंपनी में बाद के अंकेक्षक की नियुक्ति हो जाएगा। दोनों है वही। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा इसको भी। ठीक है। नेक्स्ट,
सरकारी कंपनी में आकस्मिक अंकेक्षकों की भर्ती कैग द्वारा कितने दिनों में के भीतर होती है? आपको पता है कि जो सरकारी कंपनी में अंकेक्षकों की नियुक्ति होती है, यह कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जर्नल है ना होता है, सीएजी होता है, करता है। तो कितने दिनों में भीतर करेगा आकस्मिक के लिए? तो और ये भी बताएंगे आकस्मिक अंकेक्षकों की नियुक्ति किस सेक्शन में है। नोट कर लेंगे 139(8) में है। इसमें है 139(8) में है, ठीक है। इस करेक्ट जवाब होगा साथियों 30। कितने दिनों के भीतर? 30 दिनों के भीतर कैग अगर करा लेती है तो ठीक है, नहीं तो ये अधिकार किसके पास हो जाता है? बीओडी यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा उसको 30 दिनों के अंदर ही भरना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है, अंकेक्षक पद त्याग की सूचना के संबंध में कौन सा फॉर्म फिल करता है? यानी कि जो अंकेक्षक है अगर वो पद से त्याग पत्र देना चाहता है तो किसको देगा भाई? दे सकता है आरओसी को दे सकता है। तो आरओसी को अगर वो सूचना देगा तो कौन सा फॉर्म भरेगा? 3 फॉर्म होते हैं एडिट में, एडिट 1, एडिट 2, एडिट 3। तो यहाँ पर ध्यान आप पद त्याग के संबंध में एडिट 3, एडिटी 3 भरेगा, ठीक है। और एडिटी 1 जो है नियुक्ति के संबंध में है। किसके संबंध में है? नियुक्ति के संबंध में, ठीक है। क्या? एडिट 1। और एडिट 2 जो है पद से हटाने के संबंध में, पद से हटाने। नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे साथियों, उम्मीद करता हूँ। तो अगर अच्छे लगे हैं तो एक बार आप लोग सेशन को खूब जोर तोड़ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए। जहाँ पर भी जाइए जितने लोग देख रहे हैं अगर एक सब्सक्राइब करवाते हैं दोस्त तो उसका 2 गुना हो जाता है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 1-1, 2-2 करवाएंगे तो उतना प्लस होता जाएगा। तो आप मेरा सपोर्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके टीजीटी और पीजीटी जो एग्ज़ाम आगे होने वाला है इसमें मेरा टारगेट 1000 प्लस क्वेश्चन का है। अगर 1000 प्लस क्वेश्चन करवा दिए तो आप ये मान लीजिए कि इसी के अंदर ही 125 क्वेश्चन आना है, बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा कि आप सभी को सेशन समझ में आया होगा और आप लोग ऐसा ही करेंगे जैसा हम कह रहे हैं। यही उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ेंगे, फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।